नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें, इंदौर के महू में आदिवासी युवती की मौत पर बवाल हो गया। दरअसल परिजनों ने पहले डोंगर गांव चौकी के सामने शव रखकर चक्का जाम किया और फिर चौकी पर पथराव कर दिया, जिसमें 6 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में जयस के कार्यकर्ता भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज किया। अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 5 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। इस बीच सीएम शिवराज ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आदिवासी विधायकों का दल बनाकर घटनास्थल पर भेजा, जो पूरे मामले की रिपोर्ट पीसीसी चीफ को देगा। और इससे जुड़ी 3 तस्वीरें। दरअसल कांग्रेस विधायकों का जांच दल पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट देगा, तो उससे पहले मजिस्ट्रियल जांच के आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। आदिवासी युवती की मौत के इस पूरे मामले को लेकर लगातार बवाल बढ़ता नजर आ रहा है। यहां आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लोगों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। अभी हालात काबू में बताए जा रहे हैं। फंस गया था रोड पे, दमा हो रहा था तो रुक गए वहाँ पे। आपको किस प्रकार सूचना लगी कि इनकी गोली लगी इनको? तुम्हारे सर बोला, खबर करी तो आप फिर वहाँ पर आए, पुलिस वाले से भी आपकी कुछ बातचीत हुई? अभी ना वो आ गए थे लेने को हमको। पोस्टमार्टम में क्या बताया कुछ पुलिस? अभी तो कुछ नहीं बताया। वो तो अपन को मालूम ही नहीं है साहब कि क्या होया का नहीं होया। मतलब पुलिस ने उनका गोली फेर कर या सो बताइए। आपको कैसे पता चला कि गोली लगी? भाई छोरा ने फोन लगाया ना चौकी पर से। ये क्या करने गए थे वहाँ पे? ये मतलब काम करके यहाँ से जा रहा था, पीतमपुर से काम पे जा रहा था। रोज काम पे जाए तो पीतमपुर। ये होलो मामलो ये तो खूब लोग भीड़ थी, गाड़ी साइड ही निकलना में लोग ना मतलब फेर कर तो एक तो वो यहीं पड़े अभी। डेथ हुई थी, उसका नाम पोस्टमार्टम हुआ है। खरगोन जिले का है वो परिवार, एंड उनका दूसरे समाज के ना उनके साथ है ना वो लोग रह रहे थे साथ में। डेथ के बाद परिजनों को उनके है ना रिलेटिव्स को लगा कि मतलब है ना इनको खिलाफ है ना 302 का है ना मामला दर्ज होना चाहिए। बट वो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो उसके बाद भी पुलिस ने इमीडिएटली 302 में है ना FIR दर्ज किया। और उज्जैन में गृह मंत्री का बड़ा बयान। दरअसल महू की घटना पर नरोत्तम मिश्रा ने बोला कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति न करे कांग्रेस। नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस इस पूरे मामले पर राजनीति न करे, ये एक संवेदनशील मामला है, एक शख्स की जान जाने का ये मामला है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, उन्होंने चेताया कि कांग्रेस ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति न करे। जो पति है वो अलग कहते हैं कि करंट लगने से मौत हुई है। जो दूसरे संगठन के लोग और वो कहते हैं वो हत्या की बात करते हैं। विषय के जांच के आदेश दे दिए हैं, निश्चित रूप से सब ठीक होगा। सर, कांग्रेस के विधायक दल भी वहाँ पर जो है जांच करने के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं करना चाहिए। कम से कम संवेदनशील विषयों पर जनहित के मुद्दे कभी उठाती नहीं कांग्रेस। हमेशा इस तरह के जो कृत्य कांग्रेस करने की कोशिश करती है, जनता सब समझती है, उसका परिणाम देख रहे हैं देश के अंदर। आप सर, इसमें फायरिंग में एक युवक की मौत हुई है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसीलिए कहा ना कि उसकी जांच के आदेश दे दिए। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं इंदौर से। अरुण, राजनीति करने के आरोप प्रत्यारोप तो लगी रहे, लेकिन अभी इस घटनाक्रम से जुड़े जो स्थितियां हैं, शांति कितनी है? अभी पुलिस प्रशासन के भी कुछ कर्मचारी घायल हुए थे वहां जब ये पूरा बवाल हुआ था, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए मैं पूरी घटना के बारे में एक बार आपको ब्रीफ में बता दूं कि ये जो घटना है इसमें यदुनंदन पाटीदार गबली पलासिया के रहने वाले हैं और वो इस युवती के साथ लिव इन में रह रहे थे गबली पलासिया में। और ये युवती को करंट लगने से उसकी मौत हुई और उसके बाद ये सारा बवाल शुरू हुआ। जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन्होंने रेप का आरोप लगाया और पुलिस थाने
पहुंच गए और पुलिस थाने में हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। इसलिए ये जो आदिवासी समाज के लोग हैं ये उस यदुनंदन पाटीदार को अपने हवाले करना चाहते पुलिस से लेकर, वो कह रहे थे कि वो उनके हवाले उसको किया जाए, लेकिन पुलिस ने जब ऐसा नहीं किया तो बवाल हो गया। बवाल होने के बाद गोफन और पथराव पुलिस थाने पर किया गया, जिसमें 13 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, करीब 150 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक आदिवासी युवक की मौत हुई और एक आदिवासी युवक है वो घायल हुआ। जो एक युवक जो है आदिवासी, उसका यहाँ पोस्टमार्टम एमवाई अस्पताल में किया गया है और उसको रवाना कर दिया है, और वो दूसरा जो युवक है वो यहाँ पर भर्ती है जिसका इलाज किया जा रहा है, जिस दूसरे आदिवासी युवक को गोली लगी है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। इसको लेकर फिलहाल अभी शांति व्यवस्था बनी हुई है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके बाद हालांकि आक्रोश जरूर है, लेकिन एहतियातन जो जिले के कलेक्टर हैं इलैया राजा टी, उन्होंने कहा है कि 5 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। महू, मानपुर, सिमरोल, जो भी आसपास के थाना क्षेत्र हैं वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। किसी भी रैली, जुलूस और किसी भी जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कि ये आदिवासी युवक जब पहुंचे और जब उसका अंतिम संस्कार हो तो किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, रात जैसी घटना फिर ना हो जाए, इसको लेकर एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंच रहा है। हालांकि मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं और कलेक्टर का ये भी कहना है कि जो भी जांच में दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और पूरी घटना वो मजिस्ट्रियल जांच में साफ हो जाएगी। एक जो आदिवासी युवक है जिसका एमवाई अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसके चाचा, उसका नाम संजय है आदिवासी युवक का, उसके चाचा मेरे साथ मौजूद। मैं आपके पास आऊंगा अरुण। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस पूरे मामले में परिवार के लोगों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उनसे भी हम बात करेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आप बातचीत आगे करते रहें, हम इस डिटेल को आगे भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल एक बड़ी खबर सतना से आ रही है, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या और लूट का आरोपी जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि जौनपुर में तड़के ये एनकाउंटर हुआ और पूरे मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गोली मारकर हत्या कर 22 लाख रुपए लूटने का आरोप। सुभाष यादव गैंग का आरोपी सदस्य था और इसे पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हत्या और लूट के मामले में वांछित आरोपी को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। एक बड़ी कामयाबी पुलिस इसे मान रही है। सतना से पूरा मामला, हत्या और लूट का आरोपी एनकाउंटर में ढेर। जौनपुर में तड़के ये एनकाउंटर की घटना हुई, जहां शिवेंद्र हमारे सहयोगी इस पूरे मामले पर ज्यादा डिटेल देंगे। शिवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी, क्या कुछ हुआ जब ये एनकाउंटर में बदमाश ढेर किया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 6 मार्च को के दिन दहाड़े सतना के सेंट्रल बैंक के सामने गोली मारकर एक मुनीम संजय सिंह की हत्या कर दी गई थी और रुपए से भरा बैग लेकर बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस लगातार पीछा कर रही थी। अभी एक दिन पहले पुलिस ने 3 आरोपियों को जो इस पूरे हत्याकांड और लूट में साजिश रचे थे उनको गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस को नामजद पता चल गया था कि ये आरोपी हैं जिसमें ये गैंग का हाथ है। तो ऐसे में पुलिस, सतना पुलिस और जौनपुर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था और सतना पुलिस जौनपुर में डेरा डाले हुए थे। आज जो बांधा है जौनपुर क्षेत्र का, वहां पे पुलिस को, सतना पुलिस को लोकेशन मिली थी जिसपे सतना पुलिस ने जौनपुर पुलिस से संपर्क साधा और ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें बदमाश जो आनंद सागर यादव है वो फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी थी। उसको अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और अभी मुख्य आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्द ये आरोपी भी पकड़ में आएंगे, क्योंकि यूपी पुलिस, सतना पुलिस की पूरी मदद कर रही है। तो ऐसे में निश्चित है कि सभी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में आ जाएंगे। लेकिन शिवेंद्र, अभी इस वक्त चूंकि जिन मामलों में ये आरोपी था, पुलिस को क्या किसी मामले में इस पर दोष भी सिद्ध था या सिर्फ आरोपी तक था? क्या कुछ इसके बारे में डिटेल है? कितने मामलों का लगभग खुलासा हुआ इसकी एनकाउंटर के बाद? देखिए,
देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पूरी लूट को अंजाम देने वाला जो साजिश करता था वो जिलेदार यादव था। हाँ। और वो 4 साल पहले सतना के मैहर में बैंक लूट में वो आरोपी था। और अभी हाल ही में वो करीब 2 महीने पहले दिसंबर महीने में वो सतना सेंट्रल जेल से बाहर आया था। उसने दीपक पटेल जो सतना का एक ढाबा संचालक है, शराब तस्कर है, उसके साथ में मिलकर लूट की वारदात की साजिश रची थी। और जो शूटर थे वो जौनपुर से बुलाए गए थे, और जिसमें से ये जो आनंद सागर है ये साफ शूटर था। साथ में इसके 4 अन्य साथी हैं। ये सुरेश यादव गैंग के सदस्य हैं। और इन लोगों को सतना बुलाया गया था। ये 3 तारीख को सतना आ गए थे, और 4 और 5 तारीख को एक अमरपाटन में और एक अवेर गांव में कट्टे की नोक पर 2 बाइक लूटी थी। और इसके बाद 6 तारीख को रेकी करके इन्होंने इस बड़ी लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पुलिस ने एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है जो जौनपुर की रजिस्टर्ड थी, और इसी से आरोपी सतना से बाइक लाबारी छोड़कर भागे थे। तो पुलिस ने अच्छे से विवेचना की, और आखिरकार जब 3 सहयोगी उनके पकड़े गए तो उन्होंने पूरा राज खोल दिया कि आरोपी यहाँ के हैं, इन लोगों का हाथ है। तो ऐसे में पुलिस को एक दिशा मिली, एक सुराग मिला। और जब उत्तर प्रदेश पुलिस का सहयोग मिला तो निश्चित है कि इस तरह की संयुक्त ऑपरेशन में सबब हो सका इस पूरे मामले का खुलासा करना। शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ते आगे जशपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। स्कूल में खाना बनाते वक्त एक बच्ची के झुलसने के मामले में, जिसे रेफर किया गया रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया बच्ची को। और बच्ची की बिगड़ती हालत पर न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और अब बच्ची का इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले में दरअसल इससे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज चल रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि कांसाबेल में मिड डे मील बनाने के दौरान 3 बच्चे झुलस गए थे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस पूरे मामले को प्रमुखता से दिखाया, और अब इस पूरे मामले को दिखाए जाने के बाद बच्ची के हालत को लेकर प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाई, और अब इस पूरे ट्रीटमेंट में इस खबर का काफी असर माना जा रहा है। दीपक, खबर का बड़ा असर माना जाए? आशीष, मैं आपको बताऊं कि न्यूज 18 की खबर पर फिर से बड़ा असर हुआ है। कल जब न्यूज 18 ने बच्चों के घायल होने और एक बच्ची की हालत गंभीर होने की खबर प्रमुखता से दिखाई, जिसके बाद प्रशासन नींद से जागा और जो बच्ची थी उसको रायपुर रेफर किया गया। और आज जो है सुबह उस बच्ची को मेकाहारा अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पूर्व जो है मध्याह्न भोजन बनाते वक्त 3 स्कूली बच्चे जो है गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिसके बाद एक बच्ची की हालत काफी गंभीर थी और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांसाबेल में रखकर ही अभावों के साथ इलाज किया जा रहा था, जबकि वहां पर बर्न यूनिट की कोई सुविधा नहीं थी और वहां पे इन्फेक्शन का खतरा काफी बना हुआ था। और इस मामले को जब न्यूज 18 प्रमुखता से दिखाया तो अब उसका बड़ा असर हुआ है और फिलहाल मेकाहारा अस्पताल में बच्ची का इलाज शुरू हो चुका है। बच्ची कैसी है? जी, मैं आपको बताऊं कि अभी बच्ची की हालत गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिनों तक उसका इलाज नजर बनाए रखें और बच्ची जल्द स्वस्थ हो, इस बात की हम कामना करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गरियाबंद के कुंडेल भाटा धान संग्रहण केंद्र से रात में धान का उठान और परिवहन का मामला। नियमों के खिलाफ इस धान खरीदी केंद्र में धड़ल्ले से रात के अंधेरे में धान का उठाव हो रहा था, और रात में धान के उठाव में गड़बड़ी की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में संग्रहण केंद्र से धान उठाने का समय सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक का है, लेकिन कुंडेल भाटा धान संग्रहण केंद्र से दिन में धान का उठाव न कर रात में किया जा रहा था। अब ऐसे में कई सवाल यहां उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में केंद्र के प्रभारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जबकि मार्केटिंग अधिकारी का यह कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। 2022-23 में धान संग्रहण केंद्र में जावक का कार्य चल रहा है, जिसमें सुबह प्रातः 8 बजे से कार्य चालू कर दिया जाता है और शाम 6 बजे लोडिंग का कार्य पूर्ण होता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें प्रक्रिया करते तक करीब तकरीबन 7-8 बज जाता है। शासन के गाइडलाइंस अभी तक मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि रात तक परिवहन कराया जा सकता है?
अब गाइडलाइंस के अगर मेरे को अगर मिल जाता है, अगर टाइम ये किया जाता है तो मैं कार्य उसी के अनुसार करूंगा। नेट भाटा में 4 बजे तक सब मिलर का गाड़ी एंट्री करने का प्रोविजन रखते हैं हम लोग, लेकिन उसको कम से कम 6 से 7 बजे के बीच निराकरण करके वापसी देना रहता है। रात के 8-9 बजे तक गाड़ी को वापसी जारी करने का हमारे यहाँ से कोई निर्देश नहीं है, और हम तो इस चीज़ों को गलत ही बोलेंगे, और आपके माध्यम से हमको जानकारी मिले हैं, हम तत्काल इस पर जांच भी करेंगे और उसको बंद भी करवाएंगे अगर कुछ भी ऐसी घटनाएं हो रही होगी तो। नहीं, उसको वो किस आधार पर तथ्य बोला, मैं उसके बात करके पता करता हूँ मैं, पर जहाँ तक कि ऐसा कोई आदेश हमारे यहाँ से नहीं गया है। कुंडेल धान संग्रहण केंद्र में रात तक परिवहन करने का काम किया जाता है। इसको लेकर जब हम यहाँ पर पहुंचे और हमारे एक सहयोगी साथी यहाँ से निकलने वाली तमाम गाड़ियों का वीडियो बनाने लगे, तो आनंद फानन में इस गेट को बंद कर दिया गया और अंदर कम से कम 20 से 30 गाड़ियां हैं, कुछ लोड गाड़ियां हैं, कुछ खाली गाड़ियां हैं। और यहाँ पर देखिए कि बाहर में भी कुछ ट्रकें जो है वो धान से भरा हुआ ट्रक जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और क्या रात में परिवहन करना कितना उचित है, इस पर भी सवाल खड़े होता है। और यहाँ के केंद्र प्रभारी दीपक कनौजे ने संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि लिखित ऐसा कोई आदेश उनके पास नहीं है, रात तक काम किया जा सकता है, लेकिन रात के वक्त चोरी होने की संभावना रहती है, रात के वक्त ज्यादा ओवरलोड कर धान ले जाने की संभावनाएं रहती है। इसके मद्देनजर रात को परिवहन करना उचित नहीं रहता। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक परिवहन करने का इस तरह की बातें सामने आती है। लेकिन धान संग्रहण केंद्र में लगातार कई बार ऐसे मामले उठे हैं कि यहाँ से लोग ट्रकें लेकर जाते हैं, बाहर में जो है धान को बेचने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये तमाम जांच का विषय है, लेकिन यहाँ के प्रभारी ने संतुष्टिपूर्ण इसमें जवाब नहीं दिया है। और रात के वक्त परिवहन का एक खेल यहाँ पे चल रहा है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर किस नियम, कानून और कायदे के तहत यहाँ रात के वक्त परिवहन कराया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए गरियाबंद से शेख इमरान। और भोपाल के शहर के आसपास के जंगल में बाघों का कुनबा बढ़ने लगा है। दरअसल रेजिडेंशियल बाघिन 123 ने तीसरी बार 2 शावकों को जन्म दिया। इसमें एक नर और एक मादा शावक शामिल हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाघिन अपने 2 शावकों के साथ नजर आ रही है और ये तस्वीर बाघों की संख्या को संतुलित करने के लिहाज से काफी अच्छी है। रेजिडेंशियल बाघिन 123 ने 2 शावकों को जन्म दिया और उन 2 शावकों के साथ ये बाघिन नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। इंदौर, नर्मदापुरम, रीवा, चंबल और जबलपुर में संभाग में बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, पन्ना, सागर और शाजापुर में बारिश के आसार बने हुए हैं। दमोह, छतरपुर और देवास के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा गरज चमक के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी है। और बारिश के इस अलर्ट के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, क्योंकि खेत में उनकी फसल खड़ी है। और बढ़ते आगे सिटी टॉप 20 पर नजर डालेंगे।